देखिए आज जो कर रहे हैं वो कौन सा पोर्शन अपना पीपीएफ का। पीपीएफ हमने ना पीपीएफ का पोर्शन या पीएफ का पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है वैसे तो ऑलरेडी। कहाँ पढ़ा है? बैंकिंग में पढ़ा है सर। बैंकिंग में कहाँ पर? आपको ध्यान है हमने एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जब हमने देखा था इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे और हमने वहां देखा था पेंशन फंड्स और उसके अलावा प्रोविडेंट फंड्स। फिर हमने देखा था कि इनका 2008 में जो है वो सभी के लिए सभी के लिए कह दिया था कि अगर कोई फॉरेन बंदा भी आके यहाँ पे पीएफ करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। हमने ये चीज देखी थी, अगर याद है तो। नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम जब रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। बाकी यहाँ पे अलग है, कुछ थोड़ा सा अलग है, वो देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए पीएफ का मतलब क्या है। पीएफ है प्रोविडेंट फंड। क्या है? प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड का मतलब होता क्या है? लेकिन आप ना किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आपको कुछ सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। अब आपके वेलफेयर के लिए ना क्या होता है कि आपके वेलफेयर के लिए एक प्रोविडेंट फंड का प्रावधान चला दिया कि आपका सैलरी का कुछ पोर्शन हम प्रोविडेंट फंड के नाम पे काटेंगे। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो है, एक सेकंड रुकिए, मान लीजिए आपकी सैलरी है वो है 1,00,000 रुपए। सैलरी कितनी है? 1,00,000 रुपए। इसमें से ये कह दिया जी सैलरी 1,00,000 है, हम इस सैलरी में से क्या करेंगे, आपका पीएफ का पैसा कुछ काट लेंगे। पीएफ का पैसा मान लीजिए आपका पैसा काटा 20,000 रुपए। कितना? पूरे साल का 20,000। ये तो किसका पैसा है? एम्प्लॉय का पैसा है, जो उसकी सैलरी में मिलना चाहिए था लेकिन उसको अभी तक मिला नहीं है। ये किसका पैसा काट लिया? पीएफ का पैसा काट लिया। अब जितना पैसा पीएफ का एम्प्लॉय पे करता है उतना ही पैसा पीएफ का एम्प्लॉयर पे करता है। तो कुल मिला के जो एम्प्लॉय को कल को मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? 40,000। ठीक है, ये होता है पीएफ। एक वेलफेयर के लिए होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह का पीएफ है, हमें वो देखना है। एम्प्लॉयर का यहाँ पे क्या रोल होगा, एम्प्लॉय का यहाँ पे क्या रोल होगा, और अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स जो है वो क्या क्या यहाँ पे भूमिका निभाएंगे वो देखनी है। ठीक है, आइएगा देखिए। सबसे पहले अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, पहले हम पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सिर्फ ये पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो क्या होगा? देखो एम्प्लॉय ने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया ही है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल एज सैलरी अंडर द हेड 17 सबसेक्शन 1। अगर कोई एम्प्लॉयर है वो अपनी सैलरी का 12% से ज्यादा अगर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, कौन सा प्रोविडेंट फंड? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर वो डालता है उस पैसे को, तो वो पैसा 12% से ज्यादा है तो वो पैसा क्या माना जाएगा? टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन अगर 12% से कम है, 12 या 12 से कम है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। ठीक है जी। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे या सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, जरूरी नहीं है। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे, मतलब एम्प्लॉय का 20,000 रुपए आया, देखो हमने क्वेश्चन एग्जांपल जो लिए थे वो ये लिया था कि 20,000 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी से काटे, 20,000 रुपए किसने दिए? एम्प्लॉयर ने दिए। तो एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? अगर एम्प्लॉयर खुद की सैलरी का 12% से अगर ज्यादा देता है तो वो क्या माना जाएगा? टैक्सेबल माना जाएगा। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। ठीक है जी। जो रहा एम्प्लॉय का 20,000, उस 20,000 पे अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। आपको इस पैसे पे कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर ने, मान लो मैंने इसको एग्जांपल 30 का ले लेता हूं, ठीक है, लेते हमेशा इक्वल है लेकिन एग्जांपल को थोड़ा तरीके से ढंग से समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल 30 और 20 का ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया? 30,000। तो 30,000 पे क्या होगा? अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल। अगर 9.5% से ज्यादा का कुछ इंटरेस्ट वहां पे मिलता है, और जो भी अमाउंट आएगा वो सारा का सारा कैसे होगा? टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अगर 9.5 या 9.5 से कम है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तीनों में? हाँ जी, जल्दी बोल।
यस यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, बोलो बोलो। सर बाद में पूछती हूँ, पढ़ा लो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, कोई बात नहीं, साथ साथ बोलने दो इसको। इशिका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सेक्शन याद करने जरूरी है, जैसे अंडर सेक्शन 17(1)। 17, देखो ये तो नॉर्मल सी बात है कि सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 17 से होता है, 15 से जी 17 होता है, 15 से जी। 17। 17 17। में बात करी जाती है प्रोविडेंट फंड की, प्रोविडेंट फंड की, और प्रोविडेंट फंड के किसी भी सेक्शन का सब सेक्शन 1 जो होगा या किसी भी एक्ट का सेक्शन जो होगा वो हमेशा डेफिनेशन की बात करेगा। ठीक है, तो वैसे तो याद करनी मैंडेटरी नहीं है, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, जी सर, बट क्योंकि ना आपके पास क्वेश्चन आए थे ना, उसमें सेक्शन पूछ रखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविडेंट फंड का, इसीलिए मैं आज अलग से करवा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चारों के चारों। यहाँ पे आपसे अलग अलग चीजें पूछ जाएंगी, थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में याद करके जाना इसको अच्छे से। ठीक है, सेक्शन जो पूछते हैं जी वो वैसे सर। तो जनरली पूछते हैं, सैलरी के ये वाले सेक्शंस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं। याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ट्राई जरूर करके जाना, एटलीस्ट पढ़ के जाना। एटलीस्ट ज्यादा ना हो तो एटलीस्ट हर हेड के ना कुछ सेक्शंस याद करके जाना, हर हेड के, कि 15 से 17 सैलरी, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको ना एक ज्यादा एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा तो कम से कम हिंट मिल जाएगा कि यार सैलरी का ना 22 तो नहीं हो सकता, 17 से नीचे नहीं हो सकता, जो होगा वो 15 से 17 के बीच में होगा। और ऐसे ही लगभग आपको ऑप्शन मिलेगा कि 15 से 17 के बीच में। तो हिंट कुछ एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपको आंसर आता हो। आइए, इनमें हो जी गया, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से 12% से ज्यादा तो टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो 80C के अंडर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, डिडक्शन चैप्टर मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ डिडक्शन के वो करवाऊंगा आपको, ट्रिक करवाऊंगा कि अपने को याद कैसे करनी है, अपन डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, अगर इंटरेस्ट होता है तो वो 9.5% से अगर ज्यादा आता है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वहां पे क्या होगा, अगर 9.5% से पर एनम से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर, एग्जाम्प्ट अंडर द सेक्शन दिस सब्जेक्ट टू बी सर्टेन कंडीशन डिटेल इन दी चार्ट, जो भी अपने को दिया गया है वो सारा का सारा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अगर अमाउंट विड्रॉ करते हैं आप रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के टाइम पे तो वो सारा का सारा कैसे हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चार चीजें हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो 12% की सैलरी से ज्यादा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जाम्प्ट होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो डिडक्ट हो जाएगा। 80C के अंडर एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया उस पे 9.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा मिला तो टैक्सेबल। एम्प्लॉय के केस में भी सेम होगा, अगर 9.5% से ज्यादा मिला तो टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। और अगर सारा अमाउंट आप रिटायरमेंट के टाइम पे या टर्मिनेशन के टाइम पे निकाल लेते हैं तो वो सारा का सारा अंडर सेक्शन 10-12 के अंडर क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस रहेंगी, वो हमें देखने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड समझ में आ गया सभी को, आरपीएफ। जी सर। जी, आगे बढ़े प्रोविडेंट फंड के बाद आगे बढ़े। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किसी को कोई इशू है तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं सर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। अब पहला है हमने कर दिया आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब दूसरा जो है वो है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, देखिए जो क्या नाम है आपका, अच्छा एक चीज और, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है ना वो हमेशा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ये लिख लेना यहां पर, हमेशा कैसे होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होगा, ये बात याद रखना। क्लियर है? यस, बड़े आगे आइए। अब दूसरा है अपने पास यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब कंट्रीब्यूट किया गया उस वक्त क्या होगा, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। अच्छा,
क्या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो हम कहेंगे जी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको डिडक्शन कोई भी उस वक्त फिर नहीं मिलेगी। डिडक्शन किस में मिलेगी? रिकॉग्नाइज में मिलेगी, स्टैच्यूटरी में मिलेगी, पब्लिक में मिलेगी, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में नहीं मिलेगी। देखो अनरिकॉग्नाइज्ड अन लग गया तो सारी चीजें नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट जो है नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, जब क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट, उस वक्त टैक्सेबल नहीं होगा, बाद में हो सकता है। इंटरेस्ट क्रेडिट टू जो एम्प्लॉय ने किया उसके केस में भी सेम है, जब क्रेडिट होगा उस वक्त टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या हो सकता है अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जब अमाउंट आप निकालने जाते हैं तो जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन था इज नॉट टैक्सेबल नहीं होगा। हमने हमेशा देखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज, क्योंकि एम्प्लॉय की खुद की सैलरी का पैसा है वो, और वो उसने कहीं पे लगाया था कहीं अपने बुढ़ापे के लिए, अपने एक प्रॉपर मतलब कुछ, ताकि उसका जीवन जो है वो ढंग से चल सके, कुछ पैसा उसको लमसम अमाउंट में मिल सके। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट होगा टैक्सेबल, लेकिन जो वो एक्चुअल अमाउंट थी वो टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा, अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अब सैलरी का पार्ट ना मान के किसका पार्ट मानेंगे? अदर सोर्सेज का मानेंगे, और अदर सोर्सेज के अंदर वो इंटरेस्ट का पैसा टैक्सेबल होगा। और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। किसमें? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। दोबारा देखेंगे एक बार, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कौन सा प्रोविडेंट फंड है? जहां पे आपका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ध्यान सुनिएगा इस बात को, एम्प्लॉयर का एक तो कंट्रीब्यूशन है और एक इंटरेस्ट है। इस कंट्रीब्यूशन पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने मान लीजिए 30,000 कंट्रीब्यूट किया, मालिक ने 30,000 कंट्रीब्यूट किया, इस पे इसको कोई एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 30,000 पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे उस पे टैक्स लगेगा, वो टैक्स देने के लायबल होगा, ठीक है जी। दूसरा, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे टैक्स लगेगा, उस पे लास्ट में तो हमने देखा 80C के अंडर डिडक्शन मिल रही थी, लेकिन यहां पे कोई डिडक्शन नहीं है, आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर है, अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे तो कोई भी टैक्स नहीं होगा, हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, एक सेकेंड, नो टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जब ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, एम्प्लॉय के अकाउंट में जस्ट क्रेडिट हुआ है तब ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब निकालने जाएगा इस पैसे को तो टैक्स देना पड़ेगा, कुल मिला के टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे बैंक अकाउंट में पैसा आते हुए कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय पैसा निकाल के जाएगा तो इंटरेस्ट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम एम्प्लॉय के केस में भी है, आगे वही चीज है, अगर आप अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के टाइम है, चाहे वो टर्मिनेशन के टाइम पे है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा किसके, और जो किसके अंदर? अदर सोर्सेज के अंदर। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कैसे होगा? इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के ऊपर जो भी पैसा आया है वो टैक्सेबल होगा, और उस पैसे को हम मानेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट कंफ्यूज होइएगा मत, इजी है, काफी इजी है, ठीक है जी। बढ़े आगे। ओके सर, हाँ जी सर, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये वाला कौन सा था? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था, ये वाला भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। क्लियर है? क्लियर है जी? जी। उसके बाद बात करते हैं पीपीएफ की, बस स्टैट्यूटरी रुकिए, पहले बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक स्कीम है, यहां पर आप जितना भी एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करेगा, सॉरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एज देयर इज ओनली एसएससी ऑन कंट्रीब्यूशन,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई जॉब नहीं करते, आप कोई जॉब नहीं करते, या आप ऐसी जॉब करते हैं जो आप खुद बिजनेसमैन है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप सैलरी देते हैं ना कि लेते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर तो कोई होगा नहीं, ठीक है। या आप ऐसी जॉब करते हैं जहां पे पीपीएफ का पैसा, जहां पे पीएफ का पैसा नहीं कटता, तो आप खुद भी जाकर क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं। बैंक में अकाउंट खुलने के बाद आप अपना पैसा डाल सकते हैं उसमें। हर जगह पे वैसे तो पीपीएफ का होता है कि अगर आप 1.5 लाख तक का, अगर आप 1.5 लाख तक पैसा डालते हैं तो बैंक टू बैंक से वेरी करते हैं। एसबीआई में 7.1% है, 7.1% है आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 लाख तक। लेकिन अगर आप करते हैं 1,51,000 या 1,50,000 1 रुपया, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कुल मिला के 1.5 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं, 1.5 लाख तक आप उसमें सबमिट कर सकते हैं, उस अकाउंट में आप डाल सकते हैं अपना पैसा, उस पे आपको 7.1% पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके फालतू अगर आप 1 भी रुपया डालते हैं तो पूरे के पूरे अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लियर है? आया ना? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉय अकेला एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर कोई नहीं है, तो इसको 80C के अंडर डिडक्शन भी मिलेगी। एलिजिबल होगा किसके लिए? डिडक्शन के लिए अंडर 80C। अच्छा, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉय ने तो कंट्रीब्यूट किया है, बिल्कुल किया है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो इंटरेस्ट सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर है? जी सर। जी। अब आप जब कल को अमाउंट निकालने आपकी रिटायरमेंट पे, आपके जॉब की टर्मिनेशन पे, कभी भी, तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी चार्ज आप पे नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स आप पे नहीं लगेगा। आई थिंक पीपीएफ ज्यादा इजी है, सबसे इजी पीपीएफ ही है आपके लिए। हाँ, मतलब सर पीपीएफ में तो पूरा एग्जेम्प्ट ही है, सब कुछ एग्जेम्प्ट है। और ये बात याद रखना, हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही पे करेगा, उसके अलावा एम्प्लॉयर कुछ भी पे यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा। चलिए आगे बढ़े। जी आइए जी सर। इसके बाद लास्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अच्छा, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी किसके लिए होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अनरिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीपीएफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है टाइप ऑफ कंपल्सरी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है ये, किसके लिए होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कंपल्सरी होता है कि वो अपने उसका जो सैलरी है उसका कुछ पैसा इसमें पीएफ में डालें। वैसे तो उनकी खुद ही सैलरी से कट के ही आता है, ठीक है। तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट कुछ होता है ना ऐसा कि कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसा खुद लगाते हैं, सेमी गवर्नमेंट। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो वहां पे आपका सैलरी से कट के आता है, आपको मैंडेटरी होता है कि आप पीएफ बनवाइएगा, ठीक है। अब यहां पे जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C के अंडर। ओके जी, इंटरेस्ट जो मिलेगा, एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कुछ इंटरेस्ट मिला, वो भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो सारा का सारा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जेम्प्ट होगा कुछ एक सर्टेन लिमिट है। सर्टेन लिमिट कौन सी है आपके पास? एक सेकेंड, अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब वहां पे ना कुछ अलग अलग डिपेंड करेगा कि आप कितने लिमिट तक जो है वो पैसा आपको अपना मतलब आपकी डिडक्शन जो एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी। तो कुछ एग्जम्पशन है, लेकिन वो एग्जम्पशन सर्टेन लिमिट तक है, वो आपको बताया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कल को वो अमाउंट निकलवाना चाहें, तो वो अमाउंट सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है जी? हाँ जी बोलिएगा।
हाँ जी सर। चारों क्लियर है? हाँ जी। ठीक है जी। एक ना इसमें दिया नहीं हुआ, अच्छा ये नोट्स जो है ना वो आप वैसे सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज वो पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर मत करना। जो ICAI है ना, उसकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, बेशक मैं लिंक सेंड कर दूंगा, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, हर सब्जेक्ट के भी हो जाएंगे। वैसे टेक्स्ट के वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पूरा ग्रंथ है वहाँ पे, पूरा बड़ा बड़ा, ठीक है ना, सारी बुक है। तो कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक्स वहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज मैंने वैसे प्रोवाइड करवाई दिया आपको, ठीक है। अच्छा ठीक इसके है। अलावा एक लास्ट है, अपन ने 4 कर लिए, चारों में वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। बताओ। ठीक है जी। फिफ्थ है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब ये अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड होता क्या है, ये ना सबसे वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैं ना यहीं से लिखना शुरू करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ASAF। अच्छा, क्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है? जी सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय, पहली बात तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, जी कर सकता है। क्या जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है? जी सर, वो भी कर सकता है। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो कंट्रीब्यूट करने पे जो एग्जम्पशन होगी, वो एग्जम्पशन होगी 7.5 लाख तक की, 7.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिलेगी। अगर 7.5 लाख से ज्यादा अगर आप करते हैं जो भी अमाउंट, वो सारा का सारा टैक्स होगा। 7.5 लाख, 7.5 लाख तक का आपको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पर। क्लियर है? ठीक है। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है टू फंड, इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो उस पे आपको टोटली एग्जम्पशन होगी, और अगर कल को देखो इंटरेस्ट मिलता है तो आपको क्या होगा? एग्जम्पशन होगा, एग्जम्पशन होगा। अगर आप कल को वहां से अमाउंट को विड्रॉ करवा लेते हैं तो वो भी सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जम्प्ट हो जाएगा। 5 तरह के हैं, 5 में हमने 2 ही। सर, हाँ जी, पूछिए। सर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा ASAF, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा? वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्प्ट होगा सर्टेन लिमिट, और सर्टेन लिमिट बता दी है 7.5 लाख। सर वो तो एम्प्लॉयर की है ना? अच्छा, एम्प्लॉय वाली पूछ रहे हो क्या? एम्प्लॉय तो हाँ सारा, हाँ। एम्प्लॉय सारा एग्जाम्प्ट है। ओके सर। ठीक है, अब सुनिए बड़े ध्यान से। अपने को करके जाने हैं 2, अपने को मेनली जो करके जाने हैं वो 2 करके जाने हैं। एक तो करके जाना है हमें आरपीएफ मोस्ट जितने एम लगा सकते हो उतने एम लगा लेना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 12% ऑफ सैलरी का है, यहाँ पे 9.5% का क्राइटेरिया का बात की जाती है। तो ये आरपीएफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए पीपीएफ इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पीपीएफ इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पीपीएफ तो समझ में आ चुका होगा, पीपीएफ में कुछ भी नहीं है। पहली बात, पीपीएफ में एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको जो भी मिलेगी वो डिडक्शन हो जाएगी, और इंटरेस्ट मिलेगी तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कल को निकलवाने जाएगा पैसा तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? पीपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, और उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो थोड़े बहुत में एएसएएफ की करना, हमेशा ध्यान रखना। एएसएएफ की एक लिमिट पूछेगा, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड की लिमिट पूछेगा, वो ध्यान रखना 7.5 लाख रुपए है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जो एग्जाम्पशन है वो कितने की है? 7.5 लाख रुपए की। क्लियर है? जी सर। जी, चलिए। हाँ जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, प्रतिभा, शिवानी? नहीं, बढ़े आगे। यस सर। जी, आइए। यहाँ पे आइए। नहीं, आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आइए। देखिए, 2 तरह की ना कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन के रिगार्डिंग एक बार वैसे क्वेश्चन आया है, इससे फालतू क्वेश्चन आया नहीं है।
बट फिर भी हमें करके जाना है, कब क्या हो जाए पता नहीं है, ठीक है। तो कंपनसेशन रिट्रेचमेंट है एक, तो कंपनसेशन के जो मिल रही है वो रिट्रेचमेंट है। रिट्रेचमेंट समझते हो कि आपको निकाल दिया नौकरी से, और नौकरी से निकालने के बाद आपको आपकी जो लाइवलीहुड है, आपको जो जीवनी जीनी है, उसके लिए उसने कुछ कंपनसेट किया, ठीक है, तो कुछ पैसा दिया, उसके रिगार्डिंग हमें रिट्रेचमेंट कंपनसेशन पढ़ना है। Retrenchment compensation means the compensation paid under Industrial Dispute Act 1947 or under the Act, rule, order or notification issued by under any law, किसी और लॉ के अंडर अगर कही गई है तो वो। It also include compensation paid or transfer of employment under section 25F or closing down of an undertaking under section 25FF of the Industrial Dispute 1947। बकवास, हमें कुछ नहीं पढ़ना। हाँ जी, मेन जो आएगा वो ये है। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन को हमने कंप्यूट कैसे करना है, तो जो भी अमाउंट कैलकुलेट हुई है इन द अकॉर्डेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25F ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कुछ नहीं, हम ये लिख सकते हैं कि जो भी अमाउंट कैलकुलेट हुई है, अमाउंट कैलकुलेशन, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि पिछले 15 डेज की एवरेज पेमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन दी एक्सेस ऑफ 6 मंथ। कुल मिला के 15 डेज की हमने क्या देखनी है, एवरेज पेमेंट देखनी है। एवरेज पे कितनी है, मान लो हर दिन की आपकी 500 रुपए पेमेंट बनती है, तो 500 रुपए अब तो कब तक देखेंगे, 6 महीने तक का। और एन अमाउंट नॉट लेस देन 5 लाख एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अब 5 लाख से अगर अमाउंट कम है तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, वैसे तो ऑलवेज यही कम मिलेगा आपको, ऑलवेज लगभग यही कम मिलेगा। तो मान लो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 लाख रुपए, और यहाँ पे कितना है, 5 लाख आपको अमाउंट दिया गया है, जो किसने नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 3 लाख और 5 लाख में से विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो वही अमाउंट आपको क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है? देखो सभी के ना सभी के फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, मैंने कल भी बोला था, जो इनकी लिमिट्स है ना वो हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ लिमिट है 5 लाख, तो 5 लाख याद करना। हर एक ना अमाउंट, हर एक जो चीज है, लाइक रिट्रेचमेंट कंपनसेशन लिखा, इसके साथ में लिख लिया एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख, इस तरह करके लिख लिया। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रह जाएगी चीजें। सर, हाँ जी सर, ये 3 लाख है, अगर इस 3 लाख की जगह 8 लाख हो तो फिर 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सर 5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और 3 लाख पे फिर टैक्स लगेगा। टैक्स, ये बिल्कुल है। और टैक्स की मतलब सर किस परसेंट किससे लगेगा टैक्स? टैक्स किस परसेंट, ये ना वो नहीं, वो अमाउंट होगा। लाइक आपने 8 बोला तो 5 तो निकल गया, बाकी जो 3 लाख बचा वो 3 लाख पे 3 लाख सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और देखो ये तो सैलरी के अंदर इंक्लूड हो गया ना, सैलरी के अंदर इंक्लूड हुआ, फिर सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फिर सारा का सारा होके फिर उसके बाद इस अमाउंट पे जो एक्चुअल अमाउंट आएगा, इस पे फिर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा। जी सर। ठीक है, 2 तरह के टैक्स हैं, याद हो तो। एक तो होता है इंट्रा हेड मतलब सैलरी हेड के अंदर कुछ टैक्स हैं, सैलरी हेड के अंदर कुछ है, हमने वो कह दिया इंट्रा हेड। और इंटर हेड होता है जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मिला के कुछ अपने पास अमाउंट बनी है, उस पे टैक्स लगाया, इस कॉल्ड इंटर हेड। क्लियर है? जी सर। जी। दूसरा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। पहले वाले में तो क्या था कि आपको नौकरी से निकाल दिया, दूसरे में क्या, आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली, आपने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ली। लमसम पेमेंट और अदरवाइज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो भी पेमेंट मिली है वो, या फिर जो भी आपने रिसीव करी है वो, एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट वुड बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के अलावा आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, हाउएवर इट वुड बी एग्जम्प्ट अंडर द सेक्शन 1010C सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपके जो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा वो कैसा हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट में सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। आओ, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और बनता है, यहाँ के लिमिट्स और यहाँ के फॉर्मूलाज अपने को याद करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर यही है यार, सैलरी वाला। ठीक है, आइए अब कुछ अलाउंस की बात करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस हमने कल भी देखा था, अलाउंस थे कुछ। हाउस रेंट अलाउंस क्या है?
एच आर ए एक्चुअली रिसीव्ड, मान लीजिए आपको एच आर ए हर महीने आपको 2,000 रुपये पर मंथ आपको क्या होता है, रिसीव होता है अपने आपके एम्प्लॉयर से, कि आप क्या करो, आप अपने आपने जो घर लिया हुआ है उसका जो रेंट आपको पे करना है उसका पैसा हम आपको देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का 10% आप लोग क्या करेंगे वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पोर्शन, थर्ड है थोड़ा इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ सैलरी आप क्या करेंगे, दिखाएंगे 50% ऑफ सैलरी यहां पे करेंगे। अगर आपका घर या आप जहां पर रह रहे हैं वो लोकेशन उसकी है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली या चेन्नई में, बोल तो मेट्रो सिटी में, तो 50%। अगर उनके अलावा किसी और सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी आप क्या करेंगे वहां पे दिखाएंगे। जो भी इन तीनों चीजों में से कम होगा उसको हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट मान लेंगे। क्लियर है। एग्जम्पशन लिमिट्स ध्यान रखिएगा, एग्जम्पशन वैसे तो पूरा का पूरा एक अलग से चैप्टर है, बट हर एक चैप्टर्स के साथ हम लोग लेके चलते रहेंगे। हाँ जी बताइएगा, क्या क्लियर है इतना? जी सर। जी आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस हमने कल भी पढ़ा था, 100 रुपए पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन हमें मिलेगा था, ये 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ये हमने कल देख लिया था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट हॉस्टल का भी हमने कल देखा था, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ये भी हमने कल देख लिया था। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ मिलेगा किसको, डेफ को या डम को, जो बहरा या गूंगा है उसको 3200 रुपए पर मंथ उस एम्प्लॉय को मिलेगा जो हैंडीकैप है वो। दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अलाउड टू एनी अदर एम्प्लॉय, ये वाली जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ डम्ब और डेफ वाले एम्प्लॉय को मिलेगा, जो गूंगे बहरे एम्प्लॉय हैं उनको ही मिलेगा। उसके अलावा 3200 रुपए का एग्जाम्पशन किसी और अदर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। कुल मिला के हमारे पास इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलाउंस, सबसे इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन अलाउंस ध्यान रखिएगा, हर बच्चे को 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा अप टू 2 चिल्ड्रन। उसी के हॉस्टल का खर्चा है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी में हमने वैसे कल देख लिया था, एक बार हल्का सा रिवाइज कर ले टेबल के थ्रू। ग्रेचुटी में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, कल देख चुके थे। अच्छा, उसके अलावा अच्छा देखो, इसको ना याद करने का तरीका है ग्रेचुटी का ना, वैसे कई बार पूछा भी गया, सेक्शन पूछा गया इसका। मान लो अच्छा, ग्रेचुटी मिलती किसके लिए बता सकते हो? ग्रेचुटी कल मैंने बताया था आपको। कोई एम्प्लॉय है, उसने बहुत सारे साल काम किया, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही, तो उसकी परफॉर्मेंस पे खुश होकर एम्प्लॉयर ने उसको कुछ पैसा दे दिया, वो पैसा क्या कहलाता है? ग्रेचुटी, है ना? जी जी। तो ग्रेचुटी जब उसको मिली है अलग से पैसा, तो फिर गाना गा रहे टन टना टन 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 तारा, ठीक है क्या? आओ आगे, अदर एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या क्या, जो भी ग्रेचुटी रिसीव हुई है वो, अगर अब इसके बाद अगर आप आते हो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर तो, और अगर आप नहीं आते तो, अगर आते हैं तो वही 1/3 लगेगा, कल हमने देख लिया था 1/3, और इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी है, 20 लाख। तो यहाँ पे आप इस तरह करके लिख लेना, ग्रेचुटी के टाइम पे कितनी अमाउंट है इसकी एग्जाम्पशन लिमिट, 20 लाख रुपए, ठीक है। और अगर नहीं आते तो हाफ लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी, 20 लाख यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पशन लिमिट है, ठीक है। कल करवाया था ये वाला। वैसे आगे बढ़ते हैं। पेंशन का, पेंशन भी कल हो चुका था। अनकम्यूटेड है तो क्या होगा, कम्यूटेड है तो क्या होगा। अनकम्यूटेड है तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अनकम्यूटेड होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन है आपने इकट्ठा ले रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बाकी जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 1/3। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करते हैं तो 1/3, और अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते तो हाफ आपको देना पड़ेगा। और हाफ के साथ में क्या होगा, जो भी आपने रिसीव करी है कंपनसेशन, सॉरी अमाउंट जो आपने रिसीव करी है वो डिवाइडेड बाय जो भी परसेंटेज था वो इनटू में 100। ये भी अपन ने कल कर लिया था पेंशन का, ठीक है। बढ़े आगे। हाँ जी सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा? नहीं सर, ये कल हो गया था ना, हाँ, रिवाइज हो गया एक्चुअली। शिवानी
हाँ सर ऊपर से जा रहे हैं, बोलना एक बार। हाँ जी सर। आ रहे हैं, जा रहे हैं ना। हाँ। हाँ पढ़ना पड़ेगा इसको एक दो बार, ऐसा नहीं समझ में आएगा। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ काफ़ी वैसे चीज़ें इसमें और भी हैं, लेकिन हमें इतना मत्था नहीं मारना। अच्छा कल मोटर कार वाला भी मैंने करवा दिया था, ड्राइवर वाला भी आपको मैंने करवा दिया था, ठीक है। चलो अब आ गया वो लीव सैलरी। लीव एनकैशमेंट भी हमने देख लिया था। लीव एनकैशमेंट में भी 3 लाख रुपए की इसकी लिमिटेशन थी, एग्जाम्पशन लिमिट थी, ठीक है। अगर ड्यूरिंग सर्विस आप करते हैं तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है फुली टैक्सेबल होगा। अगर रिसीव करते हैं टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रिट्रेसमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, कोई भी पैसा कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 लाख जो एक्चुअल रिसीव करी है वो, जो आपके पिछले 10 मंथ की एवरेज सैलरी है वो, और 10 मंथ की एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रेसिडिंग रिटायरमेंट के टाइम की, ये इन चारों में से जो भी लेस होगा सबसे, उस अमाउंट को क्या मिल जाएगा आपका, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अभी हम करके आ चुके हैं, 5 लाख तक की बात है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी 5 लाख तक की हमने बात अभी कर ली है, ठीक है जी। ये है आपका सैलरी कंप्लीट। सैलरी में कोई इश्यू है तो बताइएगा। ज़्यादा डिटेल में मत घुसना इसके, प्लीज़ मत घुसना, अदरवाइज बाकी सारा सिलेबस छोड़ दोगे, फिर सैलरी इसके क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। बस जो मोटे मोटे चीज़ें मैंने बताई हैं सब उसको याद करके जाना, उसको अच्छे से कर लेना, बढ़िया तरीके से टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? सैलरी कंप्लीट है अपना। कोई इशू है तो बताइए। नो सर। नहीं? हाँ जी प्रतिभा, प्रतिभा ठीक है जी, नहीं सर। ठीक है जी। चलिए 2 मिनट का सर ब्रेक। आप ना हमारे पास ये चार्ट भेज देना बस। ठीक है मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। ठीक है 2 मिनट का रेस्ट करो, 2 मिनट एक बार देखो, इतने में क्लबिंग एंड सेट ऑफ निकाल लेता हूँ, फिर उसको करते हैं, ठीक है। चलिए।